हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड स्टेज पे। आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तान हो चुके हैं। रिसेंटली ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पे डिनर के लिए बुलाया और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की काफी ज्यादा सराहना की और यह कहा कि पाकिस्तान एक काफी बेहतरीन कंट्री है और पाकिस्तान यूएसए का एक काफी इंपॉर्टेंट की प्लेयर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर को यूएसए ने अपने यहाँ आर्मी डे परेड पे इनवाइट किया था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने इन सारे इनविटेशन की न्यूज को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि आसिम मुनीर यूएस गया हुआ है और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसने व्हाइट हाउस में एक डिनर भी एंजॉय किया, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली आसिम मुनीर को एक काफी समझदार इंसान बताया। इसी के साथ ट्रंप ने पाकिस्तान को एक फैंटास्टिक कंट्री बताया और इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था उसको लेकर फिर से ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर कराने में एक काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they had people on the staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers. And they decided not. So I was honored to meet him today. दोस्तों, रिसेंटली ट्रंप और मोदी जी के बीच में करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई थी और इस फोन कॉल पे बातचीत के दौरान मोदी जी ने एक बात काफी हद तक ट्रंप के सामने क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर भारत किसी भी तरीके का कोई भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करेगा। इसी के साथ कश्मीर मुद्दे पे भारत किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन स्वीकार नहीं करेगा। और मोदी जी ने ट्रंप को यह बात काफी अच्छे से समझाई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी सीज फायर हुआ था वह दोनों ही देश के डीजीएमओ लेवल पे आपस में जो बातचीत हुई थी उसके बाद हुआ था। और इस सीज फायर के पीछे यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होनी है उसको लेकर दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। भारत अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है और भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके अलावा मोदी जी ने G7 समिट में भी अपने भाषण में यह बात कही थी कि किस तरीके से जो टेरर सपोर्टर कंट्रीज हैं उनको प्रेज किया जाता है और कुछ कंट्रीज के ऊपर मनमानी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगा देती हैं। और आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप हर वो चीज कर रहे हैं जिससे भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं वह काफी हद तक खराब हो सकते हैं। और आज के टाइम पे ट्रंप एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने क्लेम किया था कि इनके आने के बाद यूक्रेन रसिया वॉर रुक जाएगा, ये उसे करने में सफल नहीं रहे और चाइना के सामने तो लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर ही करना पड़ा है। दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने जो इनके रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है उसकी सप्लाई काफी हद तक रोक दी थी और चाइना यह इंश्योर करना चाहता था कि इनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका जो यूज है वह मिलिट्री पर्पज से ना हो। इसके पीछे का मेन कारण था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चाइना के ऊपर मैसिव टैरिफ का लगाया जाना। इसके अलावा ट्रंप चाइनीज स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहे थे और चाइना के ऊपर इतने मैसिव टैरिफ्स लगाए जाने की वजह से इलन मस्क भी ट्रंप से काफी हद तक नाराज थे, क्योंकि जो मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लगते हैं वो चाइना से बन के आते हैं। इसी के साथ चाइना में टेस्ला की दुनिया की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री है और टेस्ला कार में जो लिथियम आयन बैटरी लगती है वह भी चाइना से ही आती है। अगर ट्रंप चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा देते तो इससे जो टेस्ला की व्हीकल्स है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाती और इलन मस्क को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता। रिसेंटली इलन मस्क के दबाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के साथ एक तरह से समझौता ही करना पड़ा है। इसके अलावा इनका जो क्लेम था इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर, उसको इंडिया ने पहले दिन से ही रिजेक्ट किया। और अब पीएम मोदी ने जब यह बात खुलेआम ट्रंप को कही है तो इससे पूरी दुनिया में ट्रंप का जो इमेज है उसको काफी ज्यादा चोट पहुंची है। और आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं यह लॉन्ग टर्म में यूएस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए इंडिया जितना बेनिफिशियल होगा उतना पाकिस्तान कभी भी नहीं होगा। आज के टाइम पे पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वह केवल और केवल ईरान और इजराइल वॉर को लेकर है और पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं वह यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफी हद तक पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं उनको यूएस कंट्रोल करता है और यूएस यह जानता है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और अगर यूएस को पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ही सुधारने थे तो उन्होंने आसिम मुनीर को क्यों बुलाया, क्यों इन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया? क्योंकि यूएस यह अच्छे से जानता है कि आज के टाइम पे पाकिस्तान का जो रियल मालिक है वह आसिम मुनीर है और पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वह सिर्फ एक दिखावे की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है इन सभी को कंट्रोल करता है। पास्ट में भी यूएस ने पाकिस्तान के कई सारे आर्मी जनरल्स को ऐसे ही डिनर्स पे बुलाया था, जिनमें आयूब खान, जियाउल हक और मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर्स थे। और यूएस की एक बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि ये एक तरफ पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब बात यूएस के इंटरेस्ट की आती है तो यूएस बिना किसी झिझक के मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ खड़ा होता है और उनके साथ डिनर भी एंजॉय करता है। आपको मैं एक बात और बता दूं, आज के टाइम पे यूएस ईरान में डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही यूएस सऊदी अरेबिया में जो इनकी मोनार्की है उसको सपोर्ट करता है।
आज के टाइम पे मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद सऊदी अरेबिया में कुछ लिबरलाइजेशन हुई है, लेकिन इसके पहले सऊदी अरेबिया में भी मोरल पुलिसिंग होती थी और काफी हद तक अभी भी मोरल पुलिसिंग होती है। और सऊदी अरेबिया में अभी भी ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स के राइट्स जो हैं अभी भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इंडिया और किसी फ्लरिश डेमोक्रेसी में है। फिर भी इनको डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही इंस्टॉल करना है क्योंकि यहाँ पे इनके इंटरेस्ट हैं। हालांकि देखो, ईरान में जो अभी करंट की सिचुएशन है, जिस तरीके से वहां पे वुमेन्स के ऊपर क्रुएलिटी होती है, वहां पे जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। हर एक इंसान को जीने की एक डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन यूएस का जो सेलेक्टिव नैरेटिव है उसकी वजह से ये सब देख के काफी हद तक बुरा लगता है। और यही है क्रूएल जियोपॉलिटिक्स, जहां पे इंटरेस्ट है वहां पे सब कुछ है और जहां पे इंटरेस्ट नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है। इंडिया, ईरान और इजराइल दोनों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है, लेकिन ईरान एज अ न्यूक्लियर स्टेट इंडिया के लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं होगा। इसी के साथ एक प्रो यूएस ईरान, इंडिया रसिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको हैम्पर कर सकता है। इसी के साथ इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर ईरान में इस तरीके से इनस्टेबिलिटी रहती है तो इससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और इंडिया के जो रिलेशंस इजराइल के साथ है वह काफी ज्यादा डीप और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इजराइल ने न केवल इंडिया को काफी क्रिटिकल टाइम पे सपोर्ट किया, इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे इजराइल भारत को खुल के सपोर्ट करता है और इंडिया इजराइल के साथ मिलकर बहुत सारे वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है। भारत के लिए दोनों ही देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही देश के बीच में एस्केलेशन और ज्यादा ना बढ़े, शांति समझौता हो जाए, भारत के हित में यह ज्यादा सूटेबल होगा। आज के टाइम पे यूएस जिस तरीके का इंटेंट ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर दिखाता है, क्या यूएस ने कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दिखाया? इवन पाकिस्तान ने भी कई बार इजराइल को न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की धमकी दी है। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है? इन सारी बातों से एक बात काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि यूएस आज के टाइम पे जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, यह इंडिया यूएस रिलेशन को और ज्यादा खराब करेगा। और ट्रंप ने जिस तरीके से यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूएस का एक काफी बड़ा साझेदार है, उससे इन्होंने पाकिस्तान की जो भी आतंकवादी एक्टिविटीज हैं, जो भी इनके यहाँ पे यूएन डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स हैं, और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार किस तरीके से आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, इन सभी को एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया। और भारत के उस प्रयास को भी काफी बड़ा झटका लगा, जिसमें भारत ने डेलीगेशंस को भेज के पूरी दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं किस तरीके से मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। और अब तक भारत पर जो आतंकवादी हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, उन सभी को एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। और अब काफी हद तक सही लग रहा है कि भारत ने यूएस का जो इन्विटेशन था, ट्रंप ने जो मोदी जी को इनवाइट किया था डिनर पे, उसको रिजेक्ट करके सही किया। अगर मोदी जी यूएस में जाते तो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी न्यूज ये बनाते कि अभी आसिम मुनीर भी यूएस में है, इसी के साथ मोदी जी भी यूएस में है, और शायद ट्रंप इन दोनों के बीच में कोई शांति समझौता करवा रहे हैं कश्मीर को लेकर, या ट्रंप दोनों ही कंट्रीज के बीच में मीडिएशन कर रहे हैं। और एक काफी शॉर्ट टर्म में मोदी जी के बाद फिर आसिम मुनीर से मिलना, इससे पूरी दुनिया में मैसेज जाता कि इस टाइम पे ट्रंप दोनों ही देशों के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं। और ट्रंप इस बात को क्लेम भी कर लेते, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान सीज फायर को लेकर ट्रंप ने क्लेम किया, उनको यह क्लेम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, आपके क्या ओपिनियंस हैं इन सारे टॉपिक्स पे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।